गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। आप सबों के बीच इससे पहले वाली वीडियो में हम बात किए थे प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस किस तरह का है, उनमें से किन किन टॉपिक को हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य। इन सारे टॉपिक पे हमें बहुत ज़्यादा जोर दे करके पढ़ना है। वहाँ से जाकर जितने भी सारे फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों पे अपने दिमाग में ज़्यादा बैठाना है, ज़्यादा बार उन्हें रिवीजन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल अगर प्राचीन भारत से आते हैं तो यहीं से निकल करके आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज की जो क्लासेस होने वाली है वो बहुत बेहतरीन क्लासेस होंगी और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे, आप सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो सिलेबस आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं, यह केवल प्रॉपर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये आपके जितने सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे आप जो है सो यूपीएससी से लेकर के आप एक ग्रुप डी तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ तक निकल करके यहाँ से सवाल आएंगे। तो इस टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग आज बात करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास को जो हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे उसको हम 3 खंडों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे एक है प्री हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले की बात हम करेंगे। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ से जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक। तो देखिए अब हमें यहाँ से समझना है कि हमें यहाँ से हिस्ट्री को किस तरह से समझना है। ये प्राक ऐतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। तो प्राक ऐतिहासिक में जो था, हमारी सभ्यता वो नंगे घूमता था। उनके अंदर जो है सो इस तरह का झुकाव था, जैसे आज आप बंदर देख रहे हैं, उस तरह के हमारी सभ्यता थी। तो प्राक ऐतिहासिक में क्या है कि यहाँ पे हमें लिखित के रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से लिखित नहीं मिलते हैं, यहाँ लिखा गया है। यहाँ का साक्ष्य लिखित है लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। और ये जो ऐतिहासिक आप देख रहे हैं ये लिखित भी है और पढ़ा भी जा चुका है। तो हम लोग अभी जो वर्तमान की बात कर रहे हैं ये ऐतिहासिक में है। जितने भी सारे हमारे पास स्क्रिप्ट अभी प्राचीन मिलते हैं और उसको अगर हम पढ़ पाते हैं तो वो सारे ऐतिहासिक के अंदर आ जाएंगे। अब बताइए ऐसा आद्य ऐतिहासिक में ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका लिखित जरूर मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है? ऐसी कौन सी सभ्यता है? तो उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसका लिखित तो जरूर मिला है लेकिन वर्तमान में हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं और वो लिख करके आपको दवाई दे दिया है, तो अक्सर देखिएगा कि उसकी जो लिखावट होती है वो दुकानदार ही समझ पाता है। हम आप जो है सो बहुत गौर से देखने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो वही कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। लिखा हुआ जरूर है, हमें मिला जरूर है, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। पढ़ने का प्रयास भी लोग कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो शायद उनकी लिखावट समझ में नहीं आ रही या उनकी लिपि अलग रही होगी, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। तो हम प्राक ऐतिहासिक में क्या जानने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हम इंक्लूड करके प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पे इन्हें जाना जाता है। मान के चलिए कि प्राक ऐतिहासिक के हमें एक पत्थर मिला और वो पत्थर इस तरह का नुकीला बना हुआ है। पत्थर इस तरह का नुकीला बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का है, इस तरह का है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आधार पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं। जी हाँ,
इसके आधार पे हम मान के चलिए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता आई है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईयर है वो 2350 से लेकर के 1750 तक है, तो हम किस आधार पे मान सकते हैं कि इसका ईसा पूर्व जो है सो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें होते हैं कि कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम जानते हैं। अब ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका प्रागैतिहासिक है और ये आपका पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं क्या क्या है सो। तो सबसे पहले हमारे पास है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हैं। उसके बाद हमारे यहाँ आए थे विदेशी यात्री। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे कि बहुत सारे जब राजा थे, राजा के समय में भी बहुत सारे यहाँ पे जो है सो आए थे विदेशी यात्री, चल करके चाइना से आए थे, ईरान से आए थे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य को हम देखेंगे। अब यहाँ से हम आइए जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो साहित्यिक स्रोत में आप देखते होंगे कि हमारे पास जो है सो बहुत सारा प्राचीन पुराण है। उसके बाद जो है सो प्राचीन पुराण के साथ साथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी हम जानते हैं कि उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की रही होगी, सामाजिक व्यवस्था किस तरह से रहा होगा, लोगों का जीने खाने का साधन क्या होगा, जीवनचर्या क्या होगी, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत, और धार्मिक स्रोत के को भी दो खंडों में हम बांटते हैं। एक हो जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ। एक है आपका ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा हो जाता है आपका ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मणेतर ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है, उन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वेद। वेद में हमें 4 वेद पढ़ना है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेद को यहाँ से हम पढ़ेंगे। दूसरा आ जाता है आरण्यक। तीसरा है उपनिषद। चौथा आ जाता है रामायण। उसके बाद महाभारत। तो इन सारी चीज़ों को हम ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि उस समय हमारा समाज कैसा था, उस समाज की जीवन का प्रणाली किस तरह की रही होगी। इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आते हैं आपके बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। ये 2 धर्म था जो ब्राह्मण धर्म से हट करके उस समय बहुत तेजी से उभरा, और इसके कारण भी रहे थे कि उभरने का क्या रीजन था। ये सभी चीज़ों को हम जानेंगे। ऋग्वेद जिस समय हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल उस और उत्तर वैदिक काल के बीच की जो समय होगी, उस समय निकल करके यहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। तो पढ़ेंगे कि क्या रीजन रही थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल करके आए, और हमारे आखिर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ऐसी क्या त्रुटियाँ रही थी कि इन 2 धर्मों को निकल करके आना जरूरी हुआ था। आखिर ये समानता की आकर के क्यों बात किए, स्त्री और पुरुष के मध्य जो है सो असमानता को कहीं ना कहीं पाटने का काम किया है, ऊंच नीच के भेदभाव को कम करने की कोशिश ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म
किए थे, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीज़ें आ गई थी समाज में, बहुत सारी विकृतियां आ चुकी थी, जिसके कारण यहाँ से ये निकलने का काम हुआ था। तो अब हम आकर के देखेंगे इसमें कि धार्मिक स्रोत के बारे में हम समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे लौकिक साहित्य। यहीं से धार्मिक स्रोत के एक खंड साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत हैं, और दूसरा हम देखने की कोशिश करेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में देखेंगे कुछ ग्रंथों को, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद कुछ लोगों की जीवनी है, इसमें हम जानेंगे जीवनी ग्रंथ के बारे में। और फिर पढ़ेंगे गल्फ साहित्य, गल्फ साहित्य ग्रंथ। तो ये हमारा हो गया था, ये हम देख रहे थे साहित्यिक स्रोत, एक खंड केवल हम देख रहे थे साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब हम दूसरा देखेंगे कि विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में से कौन कौन से विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे, जिनके विवरण, जिनके द्वारा लिखी गई किताबों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि उस समय हमारे यहाँ का समाज किस तरह के था, समाज में भेदभाव का क्या प्रमाण मिलते हैं, यहाँ की कल्चर क्या थी, संस्कृति क्या थी। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से। पहला तो हम साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी जानते हैं, दूसरा जानेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से। आप सभी इसे नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तो विदेशी यात्रियों में हम देखना है हमें कि कौन कौन से यात्री यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक, फिर है चीनी लेखक, उसके बाद अरबी लेखक। इन 3 लेखकों के माध्यम से हम जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, जिसमें यूनानी रोमन में आपके आ जाएंगे हेरोडोटस, जिनको हम इतिहास के जनक भी कहते हैं, इतिहास का पिता। यहाँ से सवाल बनते हैं बार बार, इतिहास के पिता के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। फिर हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्मारक, सिक्के, उस समय के जो भी सिक्के हमें मिलते हैं, प्रमाण के रूप में जो सिक्के मिलते हैं, उन सारे सिक्कों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब सिक्के, जिसको हम दूसरा नाम मुद्राएं भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्मारक, जो भी आपको पहले ही बताए थे कि टीले के नीचे जो भी भवन है, उन भवन से भी हम जानते हैं कि इसके ये कितने पुराने हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे आपका मूर्तियाँ, और अभिलेख। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम अपने इतिहास के, प्राचीन इतिहास के खंड को जानते हैं, देखते हैं कि उस समय की कल्चर क्या थी, लोगों के जीने का अंदाज क्या रहता होगा, क्या वो यहाँ पे तो वस्त्रहीन थे, वो यहाँ की जो उनकी जीवन होती थी यह एक आखेटक जीवन होती थी, खाद्य संग्राहक जीवन होती थी। लोग यहाँ पे शिकार संग्रह करते थे, खाद्य संग्राहक का मतलब शिकार संग्रह करते थे। आज हम लोग क्या हैं, आज हम लोग खाद्य संग्रहण वाले क्षेत्र में नहीं हैं, हम लोग है धन संग्रहण कर रहे हैं। अभी जो है सो धन की ज़रूरत हम लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि धन ही हर चीज़ को प्राप्त करने का भी माध्यम बन चुका है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे अच्छी चिकित्सा आपको लेनी हो, अच्छा भोजन करना हो, अच्छा वस्त्र पहनना हो, या बढ़िया मकान बनाना हो, हर चीज़ के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। तो अभी वर्तमान में जो हमारी सभ्यता हो चुकी है वो धन संग्राहक हो चुकी है। इस समय क्या था, इस समय खाद्य संग्राहक लोग थे, यहाँ पे शिकार के लिए निकलते थे और शिकार ही इनका जो है सो सब कुछ होता था। उस समय इनको इतना नहीं कि भविष्य के लिए भी हमें
जमा करके रखना है और धन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक होती है। फिर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ कि इतिहास में और आगे हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से जानना है। आप सब अगर नोट नहीं किए होंगे तो इसको आप नोट कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। आप